अगर पाना शिखर, कर तू शुरू अपना सफर। मंजिल पर रख बाज की नजर, चूक ना तू कोई भी कसर। हो नदी गहरी या हो लहरें बेमिसाल, हौसलों को बना लेता है नाविक अपनी पतवार। आए आंधी या आए लाख तूफान, ऊंची कर लेता है सारस अपनी उड़ान। आसानी से नहीं मिलती कोई मंजिल, कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। आसानी से नहीं बनता सपनों का घरौंदा, तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है। करना है अगर मुट्ठी में ये जहान, भर लो तुम भी बाज सी उड़ान। पहन लो हौसला नाविक सा, छू लो तुम भी आसमान, छू लो आसमान। नमस्कार, मैं हूं यशोधन राणा और स्वागत है आपका हमारे शो छू लो आसमान में। जीवन के सफर में जब हम चलना शुरू करते हैं तो हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि हमारी किस्मत हमें किस ओर ले जाएगी। जहां सब कुछ अच्छा चल रहा है वहां अचानक परिस्थिति बदल जाती है और लोग महलों से झोंपड़े में आ जाते हैं। एक ऐसी ही परिस्थिति आई हमारे आज के मेहमान किसान के सामने, जो कि एक महिला है। बचपन से युवा काल तक शहर में अपना जीवन बसर करने के बाद उन्हें किसी परिस्थितिवश गांव में आकर रहना पड़ा और गांव में आने के बाद उन्हें रहने के लिए मिली एक झोंपड़ी। संपत्ति के नाम पर उनके पास वही एक झोंपड़ी और 1 एकड़ खेत था। जैसा कि एक भारतीय लेखक शिव खेड़ा का कहना है कि अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, और अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का है, और वह दृष्टिकोण है सकारात्मक और नकारात्मक। तो हमारे आज की महिला मेहमान किसान ने सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए उस 1 एकड़ खेत पर खेती करने की सोची और पूरी मेहनत के साथ खेती करने में लग गई और कुछ ऐसा कर दिखाया कि आज उन्हें अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है। उन्होंने ऐसा क्या कर दिखाया यह मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। आइए देखते हैं उनकी जीवन यात्रा। सावित्री, हमारे पास कुछ बचा नहीं है, सब कुछ समाप्त हो गया। न हमारे पास पैसे हैं, न ही काम। एक काम करते हैं, गांव वाली ये जमीन और एक घर बेचकर शहर चले जाते हैं। शहर? शहर जाकर क्या होगा? वहीं से तो हम वापस आए हैं और फिर शहर चले जाएं। लेकिन यहाँ गांव में करेंगे क्या? गांव में ही करेंगे। पारिवारिक हिस्से में जो 1 एकड़ जमीन मिली है वो हमारी आखिरी आस है, और इस उम्मीद में हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा है, और मैं बच्चों का भविष्य दांव पे नहीं लगाऊंगी। लेकिन सावित्री, यहाँ रहकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा, इसी गांव से मिलेगा, इसी जमीन से मिलेगा। भरोसा रखिए। अब कहाँ जा रही हो? कुछ करने।
ये हैं सावित्री गर्जोला। इनकी हिम्मत और जज्बे को हमारा नमन। आप भी आगे जानने को उत्सुक होंगे, किंतु हम पहले इनके बचपन में आपको ले चलते हैं। सावित्री का जन्म उत्तराखंड के नैनीताल जिले के लामाचौड़ नामक गांव में हुआ। सावित्री अपने 7 भाई बहनों में तीसरे नंबर की संतान है। इनके पिता चिंतामणि जोशी गुड़ का व्यवसाय करते हैं। सावित्री की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। फिर वो पढ़ाई करने नैनीताल चली गई। सावित्री का मन पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लगता था। इनका बचपन काफी खुशहाल था। लेकिन फिर 10वीं क्लास तक आते आते इनकी शादी मनकंठपुर के टीकाचंद गर्जोला से हो गई। टीकाचंद उस समय हल्द्वानी शहर में नौकरी किया करते थे। शादी के बाद सावित्री पति के साथ शहर में रहने लगी। और इन्हें 2 बेटियां और 2 बेटों के रूप में 4 संतानें हुईं। फिर 9 वर्ष के बाद टीकाचंद की नौकरी छूट गई। और उन्हें मजबूरन अपने गांव मनकंठपुर वापस आना पड़ा। परिवार वालों ने इनके रहने के लिए एक मिट्टी का मकान और 1 एकड़ जमीन दी। हमेशा सुख सुविधा में रहने वाली सावित्री को अपने पति और बच्चों के साथ मिट्टी के एक छोटे से मकान में रहना पड़ा। पति के पास नौकरी नहीं थी। और जो जमा पूंजी थी वो भी समाप्त हो गई। और जीवन में 2 वक्त के खाने का सवाल खड़ा हो गया। ना काम था, ना पैसा। सावित्री, हमारे पास कुछ बचा नहीं है। सब कुछ समाप्त हो गया। न हमारे पास पैसा है, ना ही काम। एक काम करते हैं, गांव वाली जमीन और एक घर बेचकर शहर चले जाते हैं। शहर जाकर क्या होगा? वहीं से तो हम वापस आए हैं और फिर शहर चले जाएं। लेकिन यहाँ गांव में करेंगे क्या? गांव में ही करेंगे। पारिवारिक हिस्से में जो 1 एकड़ जमीन मिली है
वो हमारी आखिरी आस है और इस उम्मीद में हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा है। और मैं बच्चों का भविष्य दांव पे नहीं लगाऊंगी। लेकिन सावित्री, यहाँ रहकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा, इसी गांव से मिलेगा, इसी जमीन से मिलेगा। भरोसा रखिए। आप कहाँ जा रही हो? कुछ करने। ऐसे में सावित्री ने पारिवारिक हिस्से में मिली 1 एकड़ जमीन पर खेती करने का सोचा, लेकिन उन्हें खेती का कोई अनुभव नहीं था। ऊपर से जीविका का सवाल था। ऐसे में सावित्री दूसरों के खेतों में काम करने लगी। दूसरों के खेतों में मजदूरी करके उसे प्रतिदिन 5 रुपए मिलते थे। उस 5 रुपए से वो किसी तरह अपना परिवार चलाने लगी। उसी समय गांव में कुछ सरकारी अधिकारी आए। और गांव की महिलाओं को उन्होंने मिलने के लिए बुलाया। सावित्री भी उस मीटिंग में गई। देखिए, हम यहाँ आप सबका समूह बनाने के उद्देश्य से आए हैं। सरकार चाहती है कि योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो, जिससे गांव वालों को उसका पूरा लाभ मिल सके। और हम इस योजना को आपके द्वारा, इस समूह के द्वारा गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। इस योजना में बहुत सारे कार्य हैं, जैसे धान की सप्लाई, अचार बनाना वगैरह वगैरह। तो आप में से कौन कौन इस समूह से जुड़ना चाहता है? बहुत अच्छे। लेकिन इस योजना को समझने के लिए आपको हो सकता है सप्ताह में एक बार नैनीताल आना पड़ेगा, और वो भी अपने खर्चे पर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे क्या जरूरत है सरकारी बाबू के चक्कर में पड़ने की, जिसके लिए तुम्हें नैनीताल जाना होगा, वो भी सप्ताह में 1 दिन। जाना होगा ऐसा जरूरी नहीं, जाना पड़ सकता है। जाना पड़ गया तो पता है यहाँ से नैनीताल से आने जाने का खर्चा कितना है? 24 रुपया। और तुम खेत में काम करके कमाती हो 5 रुपया। मतलब 5 दिन की कमाई 1 दिन में नैनीताल जाने में खर्च। सावित्री निश्चय कर चुकी थी और इसके लिए वो खेतों में वो दुगनी मजदूरी का काम करने लगी। साथ ही वो सरकारी योजनाओं से जुड़कर उन योजनाओं को गांवों के लोगों तक पहुंचाने लगी।
उसी दौरान वो कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आई और वहां के अधिकारियों ने सावित्री को जैविक खेती के लिए प्रेरित किया। फिर सावित्री कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों की मदद से जैविक खेती की ट्रेनिंग करने लगी। और उन्हीं की मदद से उन्होंने अपने 1 एकड़ की जमीन पर जैविक खेती शुरू की। धीरे धीरे इसका फल मिलने लगा। और उनके खेत में जैविक गेहूं चावल की फसल लहराने लगी। और उन्हें आमदनी होने लगी। ऑर्गेनिक उत्पादन की वजह से सावित्री को उसका मुनाफा काफी अधिक होने लगा। फिर प्रचार प्रसार और बढ़ा। इसके माध्यम से सावित्री गर्जोला स्विट्जरलैंड की नेचर बायोफूड कंपनी को अपनी ऑर्गेनिक फसल एक्सपोर्ट करने लगी। आज सावित्री गर्जोला जैविक फसल की पहचान बन चुकी हैं। आज वो एक सफल किसान के साथ साथ सफल उद्यमी हैं। साथ ही साथ वो सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। वो जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण देती हैं। उनकी उपलब्धि और कृषि में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें अनेक तरह के सम्मानों से सम्मानित किया गया है। सावित्री गर्जोला महिला सशक्तिकरण और जैविक कृषि की उत्तम उदाहरण है और उनकी सफलता और उपलब्धियों को हमारा नमन। सावित्री गर्जोला जी की ऐसी हिम्मत, लगन और साहस देखकर मैं स्तब्ध हूं। आप भी उत्सुक हो रहे होंगे उनसे मिलने के लिए, तो उनसे हम अभी मिलेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। अब अक्सर हमने ये देखा है कि जो शहर से गांव की तरफ आते हैं तो उनके लिए आसान नहीं होता जी। तो कैसे आपने इन सब का सामना किया? जो भी हमारी आज स्थिति परिस्थितियां हो रही हैं उस हिसाब से हमको शहर में नहीं रहना चाहिए जी। अपने गांव में रहना चाहिए और गांव में रह के ही मेहनत करके ही अपने बच्चों का पालन करना चाहिए। तो ये मेरा दृढ़ निश्चय था, तो मेरी मेहनत रंग लाई सर। छू लो आसमान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से।
हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। छू लो आसमान। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। सावित्री जी की संघर्षमयी जीवन यात्रा को देखने के बाद मुझसे और रहा नहीं जा रहा है, तो चलिए मिलते हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिला के एक छोटे से गांव मनकंठपुर से सावित्री गरजोला से। नमस्कार। नमस्कार सर। सावित्री जी, बड़ा अच्छा लगा देखकर कि आप स्वास्थ्य संबंधित नियमों का पालन कर रही हैं। धन्यवाद सर। आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए। हमने आपकी जीवन यात्रा देखी। सावित्री जी, आपकी जीवन यात्रा से संबंधित कई सवाल हैं मेरे पास जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि महज 1 एकड़ खेत से आपने शुरुआत की जी और यहाँ तक का सफर तय किया, तो ये कैसे संभव हो पाया? ये सफ़र सर काफ़ी कठिन सफ़र रहा मेरे जीवन के लिए जी। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो मुझे मेहनत करनी पड़ी, जो मेरे परिवार को मेहनत करनी पड़ी, परिवार मतलब मेरे पति जी और बच्चे मेरे छोटे छोटे थे जी। तो 1 एकड़ बनाया पहले उसको। 1 एकड़ बनाने का मतलब यह है कि हमने मेहनत करके 3 बीघा जमीन फिर खरीदा। अच्छा, मतलब 3 आपके पास थी? 3 हमारे पास पैतृक था जी। और 3 हमने खरीदा जी। तो उस जमीन को खरीदने में 1 एकड़ बनाने में जो मेरी मेहनत रंग लाई जी। वो आज ये सब दिखाई दे रहा आपने है। वो पहले 3 बीघे से बेसिकली आपने शुरू किया? जी, 3 बीघे से। तो उसमें आपने खेती शुरू की, उससे आपका कुछ आपने कमाई की, फिर आपने और उसमें ऐसा कुछ जी। सफर रहा? उसमें 3 बीघे में ये रहा कि सर मेरा मेहनत बहुत करनी पड़ी। मेहनत करने का मतलब ये है कि मैंने दूसरे के खेत में मेहनत की जी। वो अपने खेत को बचाए रखने के लिए अन्य जगह मैंने काम किया और काम करने के बाद जो मेरा पैसा था, जो मुझे पैसा मिला, उस पैसे को मैंने बचा के रखा जी। और उसके बाद 3 बीघा ज़मीन फिर मैंने खरीदा। तो 1 एकड़ बनाया। सो 1 एकड़ से ही मैंने अपने जीवन की शुरुआत की जी। और अब आपके पास? अब जो हमारे पास है बहुत कुछ है, कुछ नहीं होने के बाद भी बहुत कुछ है। काफ़ी संतुष्टि मुझे मिली। और जिस जगह पर हम रहते हैं सर, मनकंठपुर ग्राम में जो हम रहते हैं वो इतना सीधा सरल गांव था। जब हम यहाँ पर सन 90 में यहाँ पर आए थे, उससे पहले की जो मेरी कहानी है वो और है। सावित्री जी, हमने सुना है कि आपके पति टीका चंद्र जी पहले शहर में काम करते थे, लेकिन जब आपके पति तिलक चंद्र जी की नौकरी छूटी तो उस समय आप गांव में आई जी। और यहाँ पर आपने रहना शुरू किया। अब अक्सर हमने ये देखा है कि जो शहर से गांव की तरफ आते हैं तो उनके लिए आसान नहीं होता जी। तो कैसे आपने इन सब का सामना किया? कि सर सन 90 में हम जब यहाँ पर आए अपने पैतृक गांव पे जी। उससे पहले हम शहर में रहते थे। तो ये जो जितना भी गांव का काम था वो मेरे लिए काफ़ी कठिन था। मैंने देखा भी नहीं था, कोई इसकी ABCD भी मुझे नहीं आती थी कि खेत में फसल कैसे बुआई होती है, कैसे इसकी कटाई होती है, कैसे ये पक गया या नहीं पका, इसका भी कोई अनुभव नहीं था जी। तो धीरे धीरे मैंने गांव को देखा, गांव के लोगों को देखा मेहनत करते हुए। जो मेरे पति थे उन्होंने बोला कि हमसे बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर, मेरे बस का तो बिल्कुल भी नहीं है और मैं इस ज़मीन को बेचना चाहता हूँ, जितना भी है इसको बेच के हम शहर में चले जाएंगे जी। तो शहर से हम लौट के यहाँ पर आए थे। मुझे नहीं लगा कि मुझे शहर में जाना है दोबारा। अच्छा। मैंने उनको बोला कि इतना अच्छा गांव, इतना सीधा गांव, इतना हमारा जो पूर्वजों का स्थान है जी।
और ऐसे लोग हमें अब नहीं मिल सकते हैं दोबारा हमारे जीवन के लिए। एक ये हमारे जीवन की शुरुआत है। मैं थोड़ा मेहनत करना चाहती हूँ और मैं अपना इस खेती को हरा भरा देखना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे बच्चे हैं, जो भी हमारी आज परिस्थितियाँ हो रही हैं, उस हिसाब से हमको शहर में नहीं रहना चाहिए जी। अपने गांव में रहना चाहिए और गांव में रह के ही मेहनत करके ही अपने बच्चों का पालन करना चाहिए। तो ये मेरा दृढ़ निश्चय था। तो मेरी मेहनत रंग लाई सर। शुरुआत में तो हमने सुना है कि आर्थिक स्थिति भी आपकी इतनी अच्छी नहीं थी। जी जी जी। आपको जो है रहने को भी आपको बिल्कुल झोंपड़े में रहना पड़ा था जी। लेकिन आपने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, आपने फिर भी इसी खेती को ही चुना। बिल्कुल सर, खेती को चुना। एक मेरे जो बचपन में मैंने पढ़ा हुआ था जी। खेती का जो हमारे कवि थे घाघ, उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान जी। खेती को जो उत्तम माना गया था, मेरे दिमाग में ये आया कि खेती ही हमारे लिए, क्योंकि हम किसान हैं और किसान के बच्चे हैं। भले ही मेरे पिताजी ने बिजनेस किया था मगर थे हम किसान के बच्चे। जो हमारी ये भूमि है एक माँ के रूप में इसको भी माना गया है जी। तो उस भूमि के लिए जो हमारा पेट का उदर पूर्ति करती है, तो अगर हम उसको कुछ अच्छी चीज़ें देंगे या उसके बारे में हमें जानकारी होगी या उसका जानना चाहेंगे तो एक मुकाम तक पहुंच सकेंगे जी। जितने भी जैसे इसके पापा की प्राइवेट नौकरी थी तो कुछ नहीं हमने सीखा वहाँ पे। एक कमरे में बंद रहते थे, किराए पर रहते थे, कमरे में बंद थे, कभी दुनिया नहीं देखी सर जी। इस धरती ने मुझे पूरी दुनिया को दिखाया जी। सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये साबित रही कि मैंने ऐसी जगहों को देखा, ऐसे लोगों को देखा और इतनी जगह में इस भूमि के कारण घूमी हुई हूँ और आज यहाँ तक पहुँचने का कारण मेरी माता है धरती जी। बहुत खूब जी। आपकी बेटी गांव की जमीन बेचकर शहर जाना चाहती थी जी। लेकिन आपने गांव में ही रहने का निर्णय किया जी। ऐसा क्यों? बच्चे मेरे 4 थे, छोटे छोटे बच्चे थे जी। तो बड़ी मेहनत करके मैंने उनको सरकारी स्कूल में पढ़ाया। उस टाइम सरकारी स्कूल की जो फीस थी 1 रुपया जी। वो भी हमसे नहीं हो पाता था, जो मजदूरी थी वो 5 रुपया थी जी। तो उसी में बच्चों का भरण पोषण करना बहुत टफ था। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी सर, मैंने उसी 5 रुपये में और उसी 3 बीघे में ये धारणाएं अपने दिल में रखी कि मुझे इसी में इनका लालन पालन करना है और कहीं नहीं जाना है, किसी को नहीं देखना है, कहीं शहर को नहीं देखना है, नौकरी नहीं देखनी है। और जो यहाँ का रहन सहन था सर, हकीकत में जो यहाँ का रहन सहन था इतना बढ़िया था, मैं आज अच्छा नहीं लगता है मुझे क्योंकि बाहर का जो यहाँ पर दिखावा हो गया है उस दिखावे से मुझे नफरत हो गई थी। और जो मेरा पहले पुराना जीवन था यहाँ आने के बाद सन 90 में मेहनत, जी तोड़ मेहनत करना और एक लक्ष्य को प्राप्त करना मेरा एक उद्देश्य था कि इसी में मैंने संघर्ष करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है जी। सावित्री जी, खेती की शुरुआत में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और आपने इसके लिए कोई कोर्स किए थे, कुछ पढ़ाई की थी या ट्रेनिंग ली थी? ये सब सर जब हम यहाँ पर आए तो जैसे मैं बोल लूँ कि खेती का भी नहीं ज्ञान था, पशु का भी ज्ञान नहीं था। सन 90 में हम यहाँ पर आए थे तो 93 में एक बहुत बढ़िया अवसर मैं कहती हूँ कि मेरे आगे बढ़ने का जो एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ सन 93 में। हमारा विकास खंड जो रामनगर था तो उस विकास खंड से एक योजना आई सर, एक योजना क्या आई, एक समूह बनाने की योजना आई कि हम यहाँ पर समूह बनाना है और समूह बनाने के बाद किस तरह से इस समूह को चलाना है और कैसे इस समूह के कार्यक्रम हैं। तो जैसे सरकारी विभाग से हमारे यहाँ पर एक समूह के विभागीय लोग आए और उन लोगों के आने के बाद उन्होंने एक मीटिंग रखी। मीटिंग रखने के बाद हमारे गांव से सारी महिलाएं वहाँ पर एकत्रित हुई। तो वहाँ पर ये बातें सामने आई, जैसे एक समूह बनाने के बाद आप समूह बना रही हैं, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष सचिव तीनों का पद मिलता है। मैं नई आई हुई थी, 3 साल मुझे आया हुआ हो गया था, मैं अच्छी तरह गांव के लोगों को भी नहीं जानती थी।
तो जब वहाँ पर सरकारी विभाग से लोग आए, उन्होंने बोला कि आप समूह बना रहे हैं, आप बताइए कि कौन अध्यक्ष का पद ले सकता है, खड़े हो जाइए। तो सारी महिलाएं खड़ी हुई हमारे गांव से, तो मैं भी खड़ी हो गई चुपके से। सर था नहीं कुछ, डर बहुत था कि मैं गरीब हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है और खड़ी हो रही हूँ। तो सौभाग्य से और कृपा से, मैं उसको कृपा मानूंगी कि वहाँ पर जो बातें रखी हमारे विभागीय अधिकारियों ने कि आप बताइए कि जो आप यहाँ पर पद के लिए खड़े हो रहे हैं, इसमें आपको हल्द्वानी जाना पड़ेगा। हमारा नज़दीक शहर हल्द्वानी है, तो हल्द्वानी में भी इसके कार्यक्रम रहते हैं समूह के माध्यम से, और जिले में जाना पड़ेगा। अच्छा, नैनीताल हमारा जिला था। जी हाँ, नैनीताल। तो ऐसा कहने के बाद वो जो बाकी महिलाएं थी वो बैठ गई। अच्छा। तो मैं इसको अपने लिए सौभाग्यपूर्ण टाइम मानूंगी जी। तो मैंने उनको बोला कि मैं जाऊंगी मैडम। वो बोला आप कैसे जाएंगे? मैंने उनको कुछ नहीं बताया, मैंने बोला मैं जाऊंगी। उसके पीछे राज क्या था कि हल्द्वानी की मैं थी, नैनीताल मैंने पढ़ा था। अच्छा। मेरे लिए बहुत बढ़िया और बहुत सौभाग्यशाली अच्छा अवसर था जी, वो बात रही थी। तो मैंने हामी भर दी। बोले बिल्कुल क्लियर है, जा पाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल मैं जा पाऊंगी। तो वहाँ से फिर आप वहाँ पर से मेरी स्टोरी शुरू हुई। अच्छा। कमाने की, मेहनत की, और खेत का तो मैं करती थी। तो वहाँ से मुझे ज्ञान की स्टोरी मिली, ज्ञान मिला वहाँ से। जैविक खेती के बारे में कुछ बताइए। आपने जैविक खेती को क्यों अपनाया और फिर अब आप उसके लिए क्या कर रही हैं? जैविक खेती, जहाँ पर हम ये रासायनिक से हमारा जैसे पंजाब में बहुत गेहूँ होता है जी। तो वो सारा रासायनिक है। अच्छा। आज लोगों को शुद्ध खाना चाहिए सर। हाँ। शुद्ध खाना चाहिए। जो बाहर से विदेशों से हमारे यहाँ अनाज आता था, ये सरकारी ब्लॉक में जैसे सोसाइटी यहाँ पर होती है, सोसाइटी के द्वारा गरीब किसानों के लिए जो चावल और गेहूँ आता है, तो वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पहाड़ से शुद्ध अनाज हम क्यों न लें। तो यहाँ पर एक विभाग से हमारा जो ऑर्गेनिक विभाग देहरादून से, उनके पास ऐसे बायर आए सर कि वो बोले कि आपके गांव में जहाँ जहाँ भी आपके पहाड़ पर गांव हैं, वहाँ पर हम अपना धान उगाना चाहते हैं। अच्छा जी, क्योंकि वहाँ पर केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल था। तो वो लोग यहाँ पर बायर लेके आए, वो हरियाणा से थे जी। हमारा कोहिनूर कंपनी और एक नेचर बाय फूड, अच्छा। 2 कंपनियां यहाँ पर आई। तो उन्होंने बोला कि हम आपके धान को बाहर मार्केट करते हैं। अच्छा। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें कि जो हमारा जो उत्पादन था, हमारा जो मंडी रेट है उसमें वहाँ पर कोई हमें दाम नहीं मिलता था, मंडी के हिसाब से हमें देना पड़ता था। तो जब वो लोग आए और यहाँ पर उन्होंने बोला कि हम आपका जो उत्पाद है वो बाहर सप्लाई कर रहे हैं, बाहर सप्लाई का मतलब विदेश में, और आप एक मीटिंग बिठाई और मीटिंग के माध्यम से वो बोले कि आपका जो धान का रेट है वो जो मार्केट रेट है वो यहाँ पर मंडी रेट, हाइब्रिड और हमारा जो लोकल धान है, वो लोकल धान को ज़्यादा पसंद कर रहे थे विदेशी लोग। और वो बोले कि जो हमारे यहाँ देहरादूनी बासमती फेमस है सर, देहरादूनी बासमती यहाँ पर काफ़ी उगाई जाती है। अच्छा। तो उनके माध्यम से जो हमने ऑर्गेनिक खेती में जो धान उगाया, तरावड़ी बासमती और देहरादूनी बासमती जी। जो हमारा हाइब्रिड धान का रेट था वो 1200 रुपया कुंटल था, और जो देहरादूनी बासमती, तरावड़ी बासमती था, उनका 5000 रुपया कुंटल था। अच्छा। तो किसान को तो खुश होना था। उन सब किसानों ने, हमारे जितने भी जैविक किसान थे, हमारे गांव को छोड़ के फिर हमने अन्य गांवों को भी जोड़ा सर। यहाँ पर करीब 1000 कुंटल हमारा धान का सप्लाई हुआ जी। और एक किसान को 1 बीघे में हमारा 3 कुंटल 4 कुंटल धान होता है, तो 48 बार चक्को 4800 रुपये का, तो वो 1 कुंटल 4800 रुपये का था जी। तो काफ़ी किसानों को वो अच्छा, पसंद आया, और हमारे उत्पादन का, मेहनत का उनको 4 रेट मिला सर। अच्छा। तो वो हमारा बहुत अच्छा एक तो अब भी ये सिलसिला चल रहा है? अभी ये सिलसिला चल रहा है। उस सिलसिले के तहत हमारे जो अन्य उत्पाद हैं जी, अन्य उत्पादों में हमारा मसाला भी है सर।
हल्दी हमारे यहाँ पियर है। ये भी बिल्कुल, ये भी बाहर हमारा सप्लाई होता है सर। वो समूह के माध्यम से हम पैकिंग है और पैकेट बना के बाहर से जितने भी हमारे रिजॉर्ट हैं यहाँ पर बाहर के लोग आते हैं और उनको चाहते पैसा बहुत है और शुद्ध खाना नहीं शुद्ध है। खाना जी, तो वो शुद्धता के लिए हमारे ऑर्गेनिक जितने भी उत्पाद हैं वो हमारे रेटों में खरीद के ले जाते हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि वहाँ पर हमें मिली। जहाँ एक समय था जब सावित्री देवी और उनके परिवार को झोंपड़े तक में रहना पड़ा था, वहां आज सावित्री देवी कई क्विंटल धान को यूरोप में एक्सपोर्ट करवाती हैं। ये एक सपने जैसा लगता है, लेकिन कोई भी सपना जादू से हकीकत में नहीं बनता। उसके लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगता है, और वही कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प सावित्री देवी ने दिखाई। इसीलिए तो आज वो सफल हो पाए। इनकी इस सफल यात्रा के बारे में और भी इनसे बातें करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज जो इन्होंने मकाम हासिल किया है वो इनके 20 साल की कड़ी परिश्रम का नतीजा है। जैविक किसान 15 किसान से हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, तो उन 15 किसानों के घर में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी और उनके घर में जाके मैं खुद स्वयं खाद बनवाती थी उनसे। अच्छा। कंपोस्ट खाद और हर तरीके की खाद बनाती थी। तो ये खाद सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए कि बेचते भी थे? छू लो आसमान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। छू लो आसमान। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। हमारे साथ हैं सावित्री देवी जी। हमने देखा कि किस तरह से खेतों में काम करने के लिए सावित्री देवी अपने आप को झोंकती चली गई। समय बीतता गया और अपने हौसलों के अथक प्रयास से ये निरंतर आगे बढ़ती गई और तब तक नहीं रुकी जब तक सफलता इन्हें मिल नहीं गई। आज जो इन्होंने मकाम हासिल किया है वो इनकी 20 साल की कड़ी परिश्रम का नतीजा है। इनकी इस यात्रा के बारे में और भी बातें जानेंगे स्वयं सावित्री देवी से। आप और कौन कौन सी फसल उगाती हैं? यहाँ पर तो कॉमन सभी फसलें रहती हैं, चावल, गेहूँ, मक्का, लाई, सोयाबीन जी, और मसाले में हल्दी, अदरक, धनिया, लहसुन, ये सारी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। अच्छा। जी सावित्री जी, सुना है कि आप किसानों को ट्रेनिंग देने का काम भी करती हैं, तो ये किस तरह की ट्रेनिंग होती है? मैं ये आम खेती, ऐसी खेती करती थी, रासायनिक खेती जी। तो 2002-03 में जो मैंने वहाँ पर विकासखंड में हमारे जो ट्रेनर आए हुए थे, वो विकासखंड हमारे अधिकारी से बोले, वीडियो साहब से बोले कि हमें एक ऐसा गांव दिलवाओ कि जहाँ पर हम जैविक खेती कर सकें जी। तो वो बोले एक मैडम है यहाँ पर, वो यहाँ पर बोलती भी हैं और यहाँ पर आपको गांव के बारे में जानकारी वो दे सकते हैं, बहुत अच्छी वो जानकारी देंगे कि आपको जैविक खेती कहाँ पर करनी है जी। तो उनका संपर्क मेरे साथ हुआ। मैं बोली आप हमारे गांव में आइए और मैं वहाँ पर मीटिंग करवाऊंगी, मैं वहाँ पर आपका ये जैविक कार्यक्रम को सपोर्ट करूँगी। तो वो फिर मेरे यहाँ पर आए, वहाँ पर जैविक खेती के लिए एक मीटिंग मैंने रखवाई। वहाँ 50-60 किसान एकत्रित हो गए। काफ़ी हमारे लोगों ने, किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो 60 किसानों ने सर एक हमारा ये ट्रेनिंग सेंटर है रानी खेत से थोड़ा आगे 12-13 किलोमीटर, बस खाली एक जगह का नाम है। वहाँ पर मैं उन महिलाओं को लेके वहाँ पर ऑर्गेनिक का हमने ट्रेनिंग करवाया। अच्छा। तो 60 लोगों का जब महिला कृषक की डायरी बनाई, तो महिला को आगे बढ़ाने के लिए हमने सारा कार्यक्रम महिलाओं के द्वारा ही करवाया। तो जब महिलाओं ने वो कार्यक्रम देखा तो काफ़ी खुश रही। वो बोले कि जब घर में आए, एक खाद बनाने की प्रक्रिया थी सर। वो खाद था बीडी कंपोस्ट,
नाडेप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, CPP, तो कई प्रकार की खादें बनती थी। तो उस संबंधित हमने वहाँ पर जानकारियाँ ली और उसकी ट्रेनिंग ली, और आने के बाद हम वापस जब अपने घर में आए तो हमारा एक 15 किसानों का एक समूह फिर तैयार हो गया। अच्छा। जैविक किसान, और सब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं? जी, जैविक किसान 15 किसान से हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। तो उन 15 किसानों के घर में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी और उनके घर में जाके मैं खुद स्वयं खाद बनवाती थी उनसे। अच्छा। कंपोस्ट खाद और हर तरीके की खाद बनाती थी। तो ये जो खाद भी सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए कि बेचते भी थे? पहले शुरुआत, क्योंकि हमारा जो खेती था रासायनिक, जी। वो 3 साल में जैविक खेती उसकी पूर्ण होती है। जी। 3 साल तक हम उसको 0 ईयर से शुरू करेंगे और तीसरे साल में जाके वो हमारा जैविक माना जाएगा उस खेत को। अच्छा। उससे पहले वो रासायनिक खेत था, तो उसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। वहाँ पर भी मैंने काफ़ी मेहनत करी और हर किसान को उनके घर घर जाके खाद बनवाना है, उनको ट्रेनिंग कराना है और ट्रेनिंग के माध्यम से उनको बाहर ले जाना है। तो वो चाहे ट्रेनिंग कोई भी NGO दे या चाहे विभाग दे, तो सारी महिलाओं को हम ट्रेनिंग दिलवाते थे। हमने सुना है कि आप जंगल बचाओ अभियान से भी जुड़ी हुई हैं। जी। तो इससे आप कैसे जुड़ी और इसका क्या काम होता है? इसमें सर फॉरेस्ट विभाग जो था उन्होंने भी मुझे चयन किया। अच्छा। मेरे समूह को चयन किया कि आप ही हैं यहाँ पर, जैसे वाइल्ड लाइफ हमारा ये WWF है, ये और फॉरेस्ट दोनों मिलके मेरे समूह के साथ जुड़े। और समूह के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने जैसे हमारा जंगल में आग लगती है, जंगल जो हमें बचाना है, तो हम लोगों को लेके, समूह को लेके, महिलाओं को लेके आग बुझाने का काम करते थे। पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है, तो जंगल में जाके जितने भी हमारे फॉरेस्ट से हमें पौधे मिलते थे, हम उनको जंगल में अपने समूह के द्वारा जंगल में लगाते थे। अच्छा। उन पौधों को, और जितना भी हम जंगल का रुझान न करके, जैसे हमारे पहले से जो महिलाएं थी वो घास लकड़ी पर ही उनकी एक जीवनी थी, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं अभी भी उनको इस बीच में, ट्रेनिंग के बीच में वही उदाहरण देती हूँ कि आप किसी को मत देखिए, मुझे देखिए, मैं आपके बीच में रहती हूँ, कुछ नहीं जान के और आज बहुत कुछ जानती हूँ। आप मेरे से पहले से यहाँ पर हैं, आप वहीं के वहीं पर रह गए हैं, आप जंगल पर ही आपकी निर्भरता रह गई है। वाइल्ड लाइफ के साथ जुड़ने से यहाँ पर मैंने सर 18-20 लोगों को ये LPG गैस दिलवाया। अच्छा। कि महिलाओं को जंगल जाना पड़ता है। ग्रास रूट एक संस्था है, वो हमारी रानी खेत की, उनके साथ जुड़ के यहाँ पर 100 बायोगैस लगवाए। सबके पास पशुपालन तो था, पशु पालते थे, तो बायोगैस का हमने वहाँ पर प्लान बनाया कि हर घर में आपको बायोगैस मिलेगी सर। जितना भी पशु है उसका गोबर का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, दूध है, दही है, घी है, वो अपने घर में अपने स्तर से उगाकर बनाकर खा रहे हैं। तो उससे बड़ी उपलब्धता कुछ नहीं है। और जो बायोगैस है हमारा, जो बायोगैस की सैलरी निकलती है, उस सैलरी का हमारे खेतों में प्रयोग होता है। अच्छा। मेरा सर उसमें मैं वर्मी कंपोस्ट बनाती हूँ, मेरा कंपोस्टिंग का काम ज़्यादा चलता है, उत्पाद से मेरा कंपोस्ट ज़्यादा बिकता है। अच्छा। सारे लोगों का, जैसे यहाँ पर सबके घर में बायो कंपोस्ट रखे हुए हैं, तो उनसे हम खरीदते हैं, वो खाद बनाते हैं, हम खरीदते हैं और विपणन मेरा ही रहता है। अच्छा। तो इस माध्यम से भी हम एक अपने समूह का या अपने गांव का मार्केट तैयार करते हैं। और जो हमारा खाद का है, खाद का सबसे बड़ा मार्केट हमारा खाद का रहता है, और खाद हमारे फॉरेस्टों में ज़्यादा जाती है। अच्छा जी। सावित्री देवी के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज ये अपने आसपास के कई गांवों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। आज इनके आसपास के कई गांव जैविक खेती को अपना चुके हैं। सही मायने में सफलता उसी को कहा जाता है जब आप खुद के साथ साथ दूसरों के आगे बढ़ने के लिए भी रास्ता बनाते हैं। सावित्री देवी ने भी यही किया। अभी समय हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम सावित्री देवी के अपनों से जानेंगे इनके बारे में कुछ और दिलचस्प बातें। सावित्री गरजोला एक जुझारू महिला है जो कुछ भी काम करने से डरती नहीं है। खेती के सुधार को लेकर के इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, जो कार्य किया है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आज मेरा भी जो अपना वर्क है, लोगों को मोटिवेट करना कि भाई अपने जो खेती है उसको जो है जैविक तरीके से आप कीजिए, अपनी खेती को सुधारिए।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। छू लो आसमान। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। हमारे साथ हैं सावित्री देवी। आइए देखते हैं कि सावित्री देवी के अपने उनके बारे में क्या दिलचस्प बातें बताते हैं। सावित्री गढ़जोला एक जुझारू महिला है जो कुछ भी काम करने से डरती नहीं है। कोई भी काम हो, खेती का हो या और हो, सामाजिक हो, कीर्तन भजन हो, पर्यावरण के लिए बहुत काम किया है। उसके विचार अलग है, खुले विचारों की है और महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती है, गरीबी से लड़ना चाहती है। मैं तो बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि सावित्री गढ़जोला सावित्री माता जी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनका जो कार्यकलाप है इसको लेकर के अभी भी मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, माता जी की ही देन है। और क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड जो इन्होंने बनाया है ये खेती से, क्योंकि हम लोग खेती ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, खेती किसानी करते हैं, तो खेती के सुधार को लेकर के इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, जो कार्य किया है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आज मेरा भी जो अपना वर्क है लोगों को मोटिवेट करना कि भाई अपने जो खेती है उसको जो है जैविक तरीके से आप कीजिए, अपनी खेती को सुधारिए, क्योंकि जय जवान जय किसान का जो नारा है जो तभी सफल हो सकता है जब हम जो खेती कर रहे हैं, खेती अगर हमारी बची रहेगी तो सब कुछ बचा रहेगा। सच में अपनों से मिले हौसले और साथ के बदौलत ही सावित्री देवी इन उपलब्धियों को हासिल कर पाई। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद और भी बातें करेंगे सावित्री देवी से। बने रहिए हमारे साथ। हमारे दर्शकों से कुछ प्रेरणादायक शब्द कहें। अपने महिलाओं से विशेषकर और अपने किसानों से ये कहना चाहती हूँ कि जो जैविक खेती एक ऐसी खेती है जिससे हमारा रोजगार और स्वास्थ्य, पर्यावरण, भूमि और हमारा जो जंगल है वो सभी को बचा के चलना है। छू लो आसमान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। छू लो आसमान। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। हमारे साथ हैं सावित्री देवी। सावित्री जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों से कुछ प्रेरणादायक शब्द कहें। मेरा प्रेरणा शब्द ये रहेगा कि जो भी मैं कार्यक्रम करती हूँ, जो भी आज तक मैंने अपना बहुत कुछ सीखा है और अपना एक रोज़गार के तहत मैंने काम किया है, मैं अपने सारे अपने महिलाओं से विशेषकर और अपने किसानों से ये कहना चाहती हूँ कि जो जैविक खेती एक ऐसी खेती है जिससे हमारा रोजगार और स्वास्थ्य, पर्यावरण, भूमि और हमारा जो जंगल है वो सभी को बचा के चलना है और आगे अपना भविष्य, उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ और अपना भविष्य उज्जवल बनाना है। ये मेरी प्रेरणा है। सावित्री देवी की जीवन यात्रा निसंदेह एक प्रेरणा का स्रोत है। इन्होंने जैविक खेती को अपनाकर अपनी आमदनी 5 गुना से अधिक कर दी और आसमान को छुआ। आप और दूसरे किसान भी ऐसा कर सकते हैं। छू लो आसमान के आगे की कड़ी में हम आपको और भी ऐसे मेहनती और संघर्षशील किसानों से मिलाएंगे जिन्होंने कृषि जगत में सितारा बनकर आसमान को छुआ है। तब तक के लिए आपसे आज के लिए विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपका और हमारे देश का कृषि भविष्य उज्जवल रहे। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और वैक्सीन जरूर लगाएं।
नमस्कार।